ऐसे लग रहा है और ऊपर पहाड़ चढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक बेसिक आज बातें करेंगे हम, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल इन द सेंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में अभी बैलेंसिंग से पहले वाला पार्ट तक आई विल टीच टुडे। कल हमने बेसिक्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। वैलेंसी निकालना सबने सीख लिया था, पढ़ा था घर जाके, पक्का। कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं लर्न की हैं? रेज योर हैंड्स प्लीज। हाँ, नहीं लर्न करी हैं। पॉली एटॉमिक आयंस, उनके चार्जेस नहीं याद किए हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर। अगर अभी भी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, और फिर मैं, पता है अभी डीलिंग तो मेरी पता नहीं है लेकिन पता लग जाएगी। हैं, क्या हुआ? चलिए, तो आज के ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, फटाफट से कवर अप करते हैं इनको। चेंज की अगर हम बात करें, व्हाट इज अ चेंज? स्टॉप टॉकिंग एट द बैक। चेंज क्या है? हाँ, बदलना। बदल जाओ फिर। हाँ, आर यू ईटिंग समथिंग? नहीं नहीं, जल्दी जाओ, थ्रो इट आउट। मैं टेढ़ा नहीं देखता हूँ। द गर्ल इन येलो टी शर्ट, आई एम टॉकिंग टू हर। हाँ, चेंज की बात करें, सो व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? क्या है चेंज? बदलाव। किस चीज में? किसी भी चीज में, किसी भी चीज में बदलाव है। अब जैसे यहाँ पे देयर आर टू इमेजेस, अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली, फर्स्ट इमेज क्या शो कर रही है? हॉट एंड ग्रीन। रॉट, सड़ रहा है पेड़। अच्छा, ड्रॉट, ओके ओके, ठीक है। यानी बिल्कुल सूखा पड़ा है और एक तरफ बिल्कुल ग्रीनरी है। अच्छा ठीक है, तो ये भी एक चेंज ही है, टाइम आता है ऐसा, ठीक है। सेकंड इमेज देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रॉ मटेरियल, खाना बन रहा है ना, कुकिंग ऑफ फूड सिंपल कह सकते हैं। भाई अगर चेंजेस नहीं होते ना तो केमिस्ट्री एग्जिस्ट ना करती, ठीक है। स्पेशली अगर केमिकल चेंजेस ना होते तो केमिस्ट्री वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड, ठीक है। अब केमिकल चेंजेस, अभी तक हमने मैटर में फिजिकल केमिकल तक इंट्रोड्यूस हो गया था। फिजिकल चेंजेस हमें क्लियरली पता है, चेंज इन प्रॉपर्टीज, कलर, ये सब शेप साइज चेंज हो रहा है, तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंज की अगर हम बात करें, व्हाट इज अ केमिकल चेंज? A change in which new substances are formed. एक ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। अभी nobody will write it down, I'll give you time to write, बस ठीक है। एक ऐसा चेंज, those changes in which new substances are formed, नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पुराने वालों से या ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। अब अपने आसपास ही देख लो, जैसे अभी इमेज में दिखाया कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब जैसे गर्मियां आ गई हैं, अगर आप मिल्क को ओपन उसमें रख देंगे, किसी उससे ढकेंगे नहीं या फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? सारिंग ऑफ मिल्क विल टेक प्लेस, ठीक है, फट जाएगा, उसका टेस्ट एकदम घटिया सा हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कि हंस रहे हैं, बताओ, टेस्ट में भी तुम लोग को हंसी आती है बिना मतलब के, ठीक है। तो अब जैसे ग्रेप्स हैं, थोड़े टाइम ग्रेप्स ऐसे हम फ्रूट्स को ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है? ठीक है, सड़ जाते हैं। फर्मेंटेशन, जैसे इन्होंने एक वर्ड बोला, तो उसमें हुआ क्या? कोई चेंज हुआ है। अब ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। A chemical change is a permanent change in which the chemical composition of a substance is changed. For example, ये तो चलो बता दिया, ये GIF था। ये ना मिल्क पी रहा है और एकदम ऐसे निकाल रहा है, समझ जाना, इमेजिन कर लेना। दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है बेसिकली? हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है? किस किस कौन सड़ रहा है? क्या सड़ रहा है यहाँ पे? आयरन। कैसे? किसकी लेयर फॉर्म हो रही है, सुना है कभी? आयरन ऑक्साइड। तो यानी आयरन जो है
वो रिएक्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ प्लस मॉइस्चर कह लो, ठीक है, एयर उसी में आ गई मॉइस्चर, और यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो रही है ऑक्साइड की जो कि बना रहा है आयरन ऑक्साइड। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अभी मैं लिखवाऊंगा ये सब। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो केमिकल चेंज कैसा चेंज है? एक ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, और जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग हैं। एक और एग्जांपल ले लो, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जल रहा है, तो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो इसका सिंपल रिएक्शन अगर की मैं बात करूं तो कार्बन है कोल में, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एज वेल, ठीक है, मेनली CO2 है। CO2 की प्रॉपर्टीज कार्बन से बिल्कुल अलग है, यस और नो? भाई कार्बन इज द ओरिजिनल सब्सटेंस, आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, ठीक है, लेकिन अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 तो जस्ट उल्टा है, इट एक्सटिंग्विशेस फायर, यस और नो? तो यानी केमिकल ये चेंज में क्या हो रहा है, जो भी नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग हैं। क्लियर हुआ? यस और नो? लिखिए इसको फटाफट से, क्विकली नोट इट डाउन। हाँ, chemical changes are permanent changes, they are not reversible. अभी लिखवाऊंगा, सब कराऊंगा, पेशेंस है, बोलो नहीं। उन्हें ओवर कि तुम लोग पता नहीं कमेंट क्यों करने लगते हो इतना। जो ओवर स्मार्ट बोल रहा है ना, ऐसे सर ओवर स्मार्ट बन रहा है, तुम खुद ओवर स्मार्ट बन रहे हो बोल के। कितना अटेंशन चाहिए तुम्हें मेरा? डन। केमिकल चेंज की डेफिनेशन समझ में आ गई? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? ओके, कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। देखो ये टूटना जो है ना, अभी तो तुम लोगों की बुक्स में लिखा है दैट ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। एक्चुअली में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा? 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बस सिर्फ नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड तक नहीं बोलना है, इन अ केमिकल रिएक्शन यू हैव टू से, ओके। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जितने एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट साइड हैं वही सेम एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट साइड भी हैं, ठीक है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। चेंज किसमें हुआ है? नंबर ऑफ एटम्स में, ठीक है। अब लॉ कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आगे जाके पढ़ोगे लॉ थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिस मास एंड एनर्जी हो गया है, ठीक है, कि जब रिएक्शन होता है तो थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम एटम्स की बैलेंसिंग करते हैं, ओके। तो हालांकि गलत नहीं है, सही है, मैंने थोड़ा सा और उसको डिटेल में लिखवा दिया आपको। आया समझ में? अब जैसे यहाँ पे देखो बर्निंग ऑफ कोल है, अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं, आई बताऊंगा ये भी, चलो उससे पहले और थोड़ा सा बेसिक की हम बात कर लें।
CO2। ये क्या हो रहा है? अरे वो भी बैलेंसिंग में हम आएंगे भी बाद में। व्हाट इज हैपनिंग हियर? कहाँ हो रहा है ये? हमारी बॉडी में ही हो रहा है ना। क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में? व्हाट इज हैपनिंग? क्या रिएक्शन है रेस्पिरेशन का? कौन बताएगा मुझे? हाँ हाँ, खड़े होके बता दो। चलो अच्छा, प्रोडक्ट बताओ मुझे, क्या बनेंगे? ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है, और क्या होगा? प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? ये एको हो रहा है क्या? क्यों हो रहा है? हाँ, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? और बस सांस लेने से तुम्हें एनर्जी मिलती है? सांस लेते ही रहते हो बस। सांस लेना भी, ये जो इसका सांस की इंग्लिश क्या है? ब्रीदिंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। हम कहें कि हम रिस्पायर कर रहे हैं और आप सोचे कि बस रिस्पायर का मतलब बस सांस लेना है, नहीं। आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग है। ठीक है, एंड यू आर एक्सहेलिंग व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रोडक्ट में बोलना था कि व्हेन C6H12O6, ये कहां से मिल रहा है? C6H12O6 कहां से मिल रहा है, यही तो पूछ रहा हूं। व्हाट्स द सोर्स? हाँ, फूड। द फूड दैट वी ईट, वो ब्रेक डाउन होता है कि नहीं? ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। अब वही जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है फूड ग्लूकोज में, वो कंबाइन कर रहा है हमारी बॉडी में, पे अटेंशन, ऑक्सीजन के साथ। केमिकल रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं। पानी बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि इन्होंने बोला कि एनर्जी भी मिल रही है हमें। एनर्जी मिलती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ये सबको पता होना चाहिए, बायोलॉजी टर्म में एटीपी क्या है? अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आया समझ में? क्लियर हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के? बेटा सर तो ऐसे एकदम जेबें नहीं भरी हैं सर की, सर दो। सर एक ही है। तुम लोगों ने बायो में रिएक्शन नहीं पढ़े क्या? पहली क्लास तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 9th क्लास में। तुम लोग बायो थी ही नहीं तुम लोगों के उस सिलेबस में। चैप्टर्स थे ही नहीं याद है तुम लोगों को। मोल कॉन्सेप्ट भी तो कट गया। चलो, हैं क्या? तुमने 2 साल में 9th करी है क्या? मुझे तो यही लग रहा है भाई, पिछला साल तो पूरा ऑफलाइन गया है स्टूडेंट्स का। चलो, अगली बार से आगे देखना मुझे। अब कुछ कंडीशंस हैं विच इज लाइक नेसेसरी कंडीशंस हैं कि केमिकल चेंज तभी होगा। ठीक है, 38। रिएक्शन नहीं पढ़ते हो ठीक से। चलो, मिक्सिंग। जब भी केमिकल रिएक्शन होना होगा ना, तो सब्सटेंसेस के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। क्या मैं दो अलग अलग बीकर्स में अलग अलग सब्सटेंसेस लेके ऐसे ही रख दूं अगल बगल, तो हो जाएगा रिएक्शन? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्लोज कांटेक्ट जरूरी है। ठीक है, तभी रिएक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद हीट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम हीट प्रोवाइड करें तब वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। थांबा। अब जैसे मैं कहूं चाय बनानी है, ठीक है, चाय बनानी है, तो व्हाट वी विल डू फॉर दैट? आपने क्या बस ऐसे फ्राइंग पैन में वाटर ले लिया और उसमें टी लीव्स डाल दी और उसमें शुगर डाल दी, इलायची डाल दी, बन जाएगी चाय? गैस पे रखोगे भाई, गैस जलाओगे, रिएक्शन होगा, एक
पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचेगा तभी तो बनेगी ना चाय, कि बस ऐसे सबको मिक्स करके रख दिया बन गई चाय, नहीं ना। तो यानी कुछ कुछ कंडीशंस, कुछ रिएक्शंस तभी ट्रिगर होते हैं जब उन्हें हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें, जैसे कि एक है हीट। अब एक और एग्जांपल मान लो, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तभी इसका ब्रेकडाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। आया समझ में? ठीक है, तो एक फैक्टर हीट हो गया। फिर इसके बाद हो गया लाइट। कौन सा रिएक्शन है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब लाइट होगी तभी होगा ना। अभी लिखना बंद करो, पहले सुन लो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिएक्शन में, रिएक्शन फिर से आएगा। जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। क्लियर हुआ? ठीक है, प्रेशर की बात करें, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉपर प्रेशर जब तक नहीं मिलेगा, कंडीशन ऐसी नहीं होगी, रिएक्शन विल नॉट अकर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ प्रोवाइड करना होता है, उसी प्रेशर प्रोवाइड करना होता है, उसी प्रेशर पे जो है आपका अमोनिया फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पे एक नया टर्म आया है आपके लिए, कैटलिस्ट। क्या? कैटलिस्ट। गेट अप, उठिए आप। हाँ हाँ, इनके साथ आके बैठिए, इधर आइए, आप थोड़ा सा उधर हो जाओ। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं अलग कर रहा हूं, इसके बाद नहीं करूंगा। हटना क्या, वो तो हट ही रहा है। हाँ, कैटलिस्ट की बात करूं अब। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? ठीक है, मतलब कहूं केमिकल रिएक्शन का रेट या तो बढ़ा सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी अगर रिएक्शन स्लो है तो उस रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, और अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है तो उस रिएक्शन को स्लो कर देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, आपको यह भी समझना पड़ेगा, कैटलिस्ट भी जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, थोड़ा सा स्टाइलिश में है इशू, और एक होता है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो आपके केमिकल कैटलिस्ट है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब केमिकली नहीं मिक्स होते हैं। आया समझ में? एनी डाउट्स? अब कंडीशन समझ में आ गई, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं फॉर रिएक्शन टू अकर? यस। नहीं, हम पता है कैसे लिखते हैं, फॉर्मूले में नहीं लिखते। जैसे मान लो पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, अब अभी हम कुछ इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हमने इसमें ऐड कर दिया मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, तो अब क्या हो गया, जहां मान लो 700-800 डिग्री पे हम इसको हीट कर रहे थे, वहीं ये 300 डिग्री सेल्सियस पे ही ब्रेक होना शुरू हो गया। ठीक है, तो बस इसका ये काम है यहां पे है। वेट, अरे अभी उन्होंने बोला कि बैच एक्सेस मिल गया, मिल जाएगा। वंस यू विल गेट द बैच एक्सेस सारी PDFs मिल जाएंगी तुम लोगों को, जो मैं जैसे लिख रहा हूं ना वो भी लिखा हुआ तुम लोगों को मिलेगा, डोंट वरी। क्लियर हुआ इतना? आया समझ में? ठीक है, हाँ ये कैटलिस्ट है। जब भी आपके एरो के ऊपर ऐसा कुछ भी लिखा है ना कोई कंपाउंड, यानी वो एज अ कैटलिस्ट है। देखो डालोगे तो रिएक्शन से पहले ही ना, ठीक है, या चलो हम मान लो रिएक्शन हमने स्टार्ट भी करा दिया, और अगर रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है तो हमने बीच में डाल दिया, अब वो रिएक्शन को फास्ट कर दिया उसने। क्लियर हुआ? तो आप ये मत समझो कि ये रिएक्टेंट है, नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट।
क्लियर हुआ? आया समझ में? हाँ, हीट भी हो सकती है मतलब, हाँ हाँ, क्यों नहीं कर, अब यही तो अभी मैंने बोला, यही रिएक्शन ले लो। अगर हम पहले इसको 7 या 800 में हीट कर रहे थे तब ये ब्रेक डाउन हो रहा था, हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये 300 डिग्री सेल्सियस पे ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, यानी हीटिंग तो हम कर ही रहे हैं ना। क्लियर हुआ? आया समझ में? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ, प्रेशर का मतलब ये है अगर रिएक्शन हो रहा है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो ऐसे ही आपके नॉर्मल एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो जाते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको ट्रिगर ही तब करेंगे, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट ही तब करेंगे, बॉन्ड्स तभी टूटेंगे जब पर्टिकुलर प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? और एक और चीज, अब वो आपको कहाँ लिखा होगा, या तो वो यहाँ लिखा होगा या यहाँ लिखा होगा। कभी भी केमिकल इससे ना केमिकल रिएक्शन काफी इंफॉर्मेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इंफॉर्मेटिव। तो जैसे फिजिकल स्टेट्स लिख दिए हमने, कैटलिस्ट मेंशन कर दिया, टेम्परेचर प्रेशर लिख दिया, तो इससे केमिकल रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाता है। ठीक है? और वो टेम्परेचर प्रेशर आपको एरो के ऊपर या एरो के नीचे ही मिलेंगे। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ O2 है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप, अभी मैंने बताया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस और नो हमने पढ़ा था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आऊंगा मैं, फिर भी तुम लोगों का क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी जब हम बैलेंसिंग करेंगे ना तब हम ये चीज सीखेंगे। मैंने अभी कहा कि कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो एटम्स इसीलिए तो बैलेंस करने होते हैं हमें। आया समझ में? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा चलो ये लिख लो, तुम लोग पीछे वाला नोट कर ही लो साथ साथ, सही रहेगा। कुछ ज्यादा ही ऊंचा है ये, इसकी बात कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म की। समझ आ रहा है? ऐसे लग रहा है निन्नी आ रही है, घर जाके सो जाना बेटा। प्रेशर का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया ही नहीं ऐसे। 300 एटीएम पे मान लो हम N2 + H2 करते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 300 एटीएम। हाँ, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को तोड़ दे। हाँ, MnO2 पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, अगर स्लो है तो फास्ट हो जाता है। जितने भी वीकेंड में स्टूडेंट्स आते हैं उनका सैटरडे भी ऑफ रहता है ना स्कूल में? कितने लोग हैं नो वाले? अच्छा छुट्टी करते हो, कोई बात नहीं, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है। और किन किन का ऑफ रहता है परमानेंटली? अरे तो तुम लोग इनके स्कूल में एडमिशन ले लो ना। आ जाओ भाई, तुम्हें कमीशन मिल रहा है ना जैसे। चलिए, डन, रिटन, which decreases the rate of reaction. हाँ लिए जाओ उबासियाँ में उबासियाँ, याद रखिएगा संडे मेरी क्लास लास्ट में ही होगी।
ठीक है है इंक्रीज बताया, MnO नहीं है, MnO2 है। हाँ अभी तो पूछा था किसी ने सर पॉजिटिव है नेगेटिव, मैंने कहा पॉजिटिव है। उसमें अभी इतना कोई वो नहीं है, आपको या तो मेंशन्ड होगा पहले से। कुछ चीजें केमिस्ट्री में होती हैं हमें लर्न करनी पड़ती हैं। हाँ जी की गल करते पे हो। पंजाबी आती है समझ में है? गुजराती, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, गुजराती बोला है ना तुमने? एक बात मुझे बताओ, ये तुम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? तो तुम्हें कैसे कह दिया तुम्हें कुछ नहीं आता तुम्हें? तो ये बोलो ना सर, कह रहा कुछ नहीं आता। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमें कैसे पता चलता है बाय द ऑब्जर्वेशंस कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है जैसे चेंज ऑफ स्टेट। क्या? चेंज ऑफ स्टेट। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, Mg बर्निंग यानी किसके साथ रिएक्शन हो रहा होगा? हाँ O2। नहीं ठीक है, जिन्होंने ऑक्सीजन बोला था गलत नहीं है। OMGO, MgO, तुम लोग अलग ही केमिस्ट्री पढ़कर आए हो। हाँ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये सॉलिड है, ये, लेकिन ये है MgO इज सॉलिड भाई, वाइट पाउडर फॉर्म होता है। 8th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस नहीं, मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं पढ़ा है क्या? तो हंसी बहुत आ रही है। हाँ हाँ, वाइट पाउडर फॉर्म होता है। अब पाउडर किस फॉर्म में है? सॉलिड। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में है? सॉलिड। अब रिएक्टेंट एक सॉलिड एक गैस, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सॉलिड। तो यानी स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे भी आसान तरीका, जब भी हम किसी की बर्निंग करते हैं, क्या करते हैं? बर्निंग। बर्निंग का मतलब क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज। क्या है? बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। क्लियर हुआ? भाई पेपर को जलाओ, क्या फॉर्म होंगी? एशेस, ठीक है। अब आप उसके लिए कोल की बर्निंग करें, क्या फॉर्म होगी? एशेस, और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहां भी ले लो ना, कार्बन, अब C+O2 गिव्स CO2, यस और नो? कार्बन क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन गैस, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? गैस। आया समझ में? यस और नो? इसका कवर नहीं है एंड इट्स पेनिंग। हाँ बोलो। हाँ कैसे? तो केमिकली, केमिकल चेंज की डेफिनेशन में मैंने लिखवाया है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। आइस का भी फॉर्मूला H2O है और लिक्विड स्टेट का भी फॉर्मूला H2O है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? यस और नो? अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने कहा भाई आइस का भी तो स्टेट चेंज हो रहा है ना, लेकिन वहां पे कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। हमने बोला क्यों फिजिकल बोला? कोई केमिकल चेंज हुआ है क्या? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? नहीं फॉर्म हुआ। और जब नया सब्सटेंस नहीं बना तो प्रॉपर्टीज तो चेंज हुई नहीं, वही की वही है। क्लियर हुआ? आया समझ में? पहला लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट। जल्दी जल्दी लिखो, चेंज इन स्टेट।
रिएक्शन लिख लिया. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिख लेना. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एग्जाम्पल के फॉर्म में ही लिखना. एक चीज सुन लो, मैग्नीशियम थोड़ा सा रिएक्टिव मेटल है. मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, सैंड पेपर से. ये रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. यस, टेल मी, क्या रीजन है? स्टैंड अप एंड टेल. तो तो बर्निंग स्लो हो जाती है, बर्निंग इजीली हो नहीं पाती है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज बर्न बिफोर बर्निंग. क्योंकि मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल एंड इफ इट इज केप्ट इन ओपन इट एक्वायर्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, या बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, विच दिस रेजिस्ट द बर्निंग. क्लियर हुआ? ठीक है. फिर इसके बाद है एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लिखिए आप लोग भी. व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड? हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को बहुत आता है. व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड? लिखिए आंसर. When magnesium ribbon is burnt, when magnesium ribbon is burnt, it burns with a white लिखने से पहले लिख लो dazzling, 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 dazzling white flame. It burns with a dazzling white flame. ये चल नहीं रहा ठीक से, मेरे को वही वाला दे दीजिए. Dazzling white flame and forms a white powder of magnesium oxide, and forms a white powder of magnesium oxide. ऐसे ही आंसर लिखकर आना है. इनफैक्ट बोर्ड में भी एग्जामिनर को क्या चाहिए? यही टर्म्स चाहिए कि कैसी फ्लेम है और क्या ऑब्जर्वेशन है. क्लियर हुआ? क्या कलर चेंज हो रहा है? आया समझ में? यस और नो? मैग्नीशियम स्ट्रिप तो सिल्वरी वाइट है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? वाइट कलर का. तो एक कलर चेंज आपको ध्यान रखने हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा भी, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा. हम एक बार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें तब. क्लियर हुआ? ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दैट इज चेंज ऑफ कलर. अब चेंज ऑफ कलर तो उसमें भी हुआ है, और अच्छा चेंज ऑफ कलर किसमें है? जैसे इधर देखो, ये है हमारा पर्पल, पता नहीं क्यों आ रहा था इसमें, ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है. इसमें हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन डाला. उसमें पहले हमने डाला आयरन नेल. क्या डाला? आयरन नेल, Fe, ठीक है. इधर ध्यान दीजिए. फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4. अब आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है. वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. सब सीखेंगे अभी, बस ये समझते जाओ कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं. आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और उसकी जगह ले ली.
और यहां बना लिया FeSO4, और कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, पहले सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, और अब क्या हो गया? ग्रीन। हम वैसे डर्टी ग्रीन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ ग्रीन लिख दिया, डर्टी ग्रीन रहता है वैसे। आया समझ में? तो यहाँ और ये ना चेंज आपको तुरंत तुरंत नहीं दिखता है, थोड़ा टाइम लगता है रिएक्शन होने में, लेकिन अब कलर चेंज हो रहा है तो उससे हमें क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आया समझ में? एनी डाउट्स? पहला हमने क्या पढ़ा? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। गॉट इट? अब जैसे ये वाला है, इसमें हमने क्या लिया? लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, इसको हमने मिक्स किया KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, फिर आपस में इनके आयंस एक्सचेंज हुए और यहां पे बन गया लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये ना। हाँ, PbNO3 प्लस KI। नहीं बेटा, वैसे स्मॉल आना चाहिए था क्या? आयोडीन का सिंबल क्या होता है? मैंने तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं सुना ये के की करके। तुम केमिस्ट्री में भी पिक्चर घुसा दो, पिक्चरों में केमिस्ट्री चलती, तुम यहाँ केमिस्ट्री घुसा रहे हो, इसमें पिक्चर घुसा रहे हो। हाँ, आया समझ में? ये की हटा देता हूं। हाँ, क्लियर है? एनी डाउट? अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है? ये जो PbI2 बन रहा है ना, लेड आयोडाइड, यहां पे इसका कलर चेंज हो रहा है, दोनों ही कलरलेस है। पहली बात तो डाउनवर्ड एरो मैंने लगाया, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। रुक जाओ बेटा, पहले सुन लो, अलग क्या बिठा दिया है, अब तो एकदम ही सीरियस हो गए हैं। हाँ, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। कभी ये सोचा है तुम लोगों ने कलर चेंज कैसे दिखता है हमें? क्या क्या होता है एक्चुअली में? हमने 9th क्लास में, इन शॉर्ट एक छोटी सी स्टोरी बता दूं, आयरन रॉड लो, आयरन रॉड को हीट करना शुरू करो, मेरी तरफ, इधर तो कुछ भी ऐसा देखने वाला नहीं है, मैं ही हूं जो हूं यहाँ पे, मुझे ही देखो बस तुम, नहीं मन कर रहा है जबरदस्ती देखो। हाँ, क्या बता रहा था मैं? आयरन रॉड को हीट करो, ठीक है, आयरन रॉड को हीट करोगे तो पहले थोड़े टाइम बाद क्या ऑब्जर्व करोगे? थोड़ा थोड़ा ग्लो करने लगेगा, ठीक है, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर आएगा, फिर धीरे धीरे आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद वाइट हो सकता है। क्लियर हुआ? बताता हूं क्यों। अभी आप लोगों ने पढ़ा है एटम, एटम में शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन्स। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अब भाई हम खाना खाते हैं, हम एनर्जी हमें मिल रही है ना, हमें ताकत आ जाती है, ठीक है, बहुत खुश होते तो उछलने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, वो पागल हो गया, ठीक है, पागल हो गया तो उसने अपना वो शेल छोड़ दिया, वो शेल छोड़ के गया अगले शेल में, ठीक है, अगले शेल में, और भी अब जैसे KLMN है ना, तो ऐसे शेल वाइज एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वो उस शेल को छोड़ के हायर एनर्जी शेल में चला गया। वहां जब गया, वो जब उस स्टेट में पहुंचा तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। अब जब वो एक्साइटेड कोई रहता है, हम क्या सदा के लिए एक्साइटेड रह सकते हैं? हैं? नहीं रह सकते ना, तो ऐसे उनका भी हाल है। वो एक्साइटेड स्टेट जो है वो उसका टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है,
उसे जो एनर्जी गेन करी होती है उसको फटाफट से वो लूज भी करनी होती है। अब जब वो एनर्जी लूज करता है ना, ठीक है, जब वो एनर्जी लूज करता है तो वो अपने शेल में वापस आने की कोशिश करता है, या तो डायरेक्ट आ जाता है या अंदर बीच में जितने भी शेल्स होते हैं एक एक करके आता है। जब वो एनर्जी लूज करता है, इट लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। क्या? रेडिएशंस। अगर वो रेडिएशंस हमारी विजिबल फ्रीक्वेंसी के बीच में होते हैं तब हमें कलर्स दिखते हैं अलग अलग। आया समझ में? विबग्योर पढ़ा है कभी? यस और नो? क्लियर हुआ? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ऑपोजिट हैं, ये फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट है। अब जब हमारी विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है ना तब हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, और स्टार्टिंग में तो वो भी नहीं दिखते ना, क्योंकि वो विजिबल रेंज में हमारे है ही नहीं। स्टार्टिंग में तुम्हें कलर, जैसे तुमने हीट करना शुरू किया तो तुम्हें ग्लो दिखने लग जाएगा? नहीं ना। आया समझ में? तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है तब ये कलर थोड़े से हमें अपीयर होते हैं। हाँ जी, हाँ, प्लाज्मा एक अलग स्टेट है, वहां पे बहुत ही हाईली आयनाइज्ड गैसेस हैं, ठीक है, सही है, उसमें भी यही है। क्लियर हुआ? थोड़ी सी कहानी छोटी सी बता दी। अब आगे बढ़ते, वापस आते कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इधर सुन लो पहले। क्या ऑब्जर्व हम करेंगे, हमने लिया जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इसको हमने मिक्स किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मिक्स कर दिया। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? उससे भी पहले क्या ऑब्जर्व करोगे? इवोल्यूशन ऑफ बबल्स, ठीक है, क्या? इवोल्यूशन ऑफ बबल्स। जहां बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, इसका मतलब कोई गैस रिलीज होना शुरू हो गई है, और गैस रिलीज होना शुरू हो गई है, इट मींस दैट अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। आया समझ में? ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ZnSO4 प्लस H2। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब गैस की बात करें तो गैस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद एन अपवर्ड एरो। इधर ध्यान दीजिए, अगर डाउनवर्ड, नींद आ रही है फिर मन लगा के पढ़ा करिए, बिल्कुल भी, पता है, ऐसे हवा में मत पढ़ना। हाँ, डाउनवर्ड एरो का मतलब प्रेसिपिटेट, अपवर्ड एरो का मतलब गैस। क्लियर हुआ? एल, अगर उसमें पानी नहीं मिला है, अगर पानी मिला हुआ है एक्वस। सोल्यूशन का मतलब ही बेटा एक्वस हो गया, कौन है ये? ये आएगा अभी, सब आएगा, नॉट टू वरी, फिजिकल स्टेट्स में बताऊंगा। एरो का मतलब है अगर कहीं पे भी अपवर्ड एरो लगा है किसी सब्सटेंस के आगे, इसका मतलब वो गैस है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ गैस। और अगर किसी भी सब्सटेंस के नेक्स्ट में डाउनवर्ड एरो लगा है, डाउनवर्ड एरो का मतलब प्रेसिपिटेट है, यानी वो नीचे आके रिएक्शन में सेटल डाउन हो गया है। आया समझ में? एनी डाउट्स एनीबॉडी? आगे बढ़े, एक ही एक रिएक्शन बता रहा हूं, जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी जैसे हमने कलर चेंज में देखा एक रिएक्शन, ये है वो, लेड नाइट्रेट प्लस KI, पोटेशियम, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI गिव्स P, KI कौन बोल रहा है? KI प्लस KI मिल जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। ये PbI2 जो है येलो PPT है। आया समझ में? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाएगा? When two colorless solutions are mixed together, it forms a precipitate which is yellow in color, and along with it an aqueous solution is formed. अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, स्पेशली ये ध्यान रखना कि आपका जो आंसर है ना वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है, आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। कैसे? आप लिखा होगा
कि एक एलिमेंट x है, उसको एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, जो भी प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, या तो कलर चेंज दे दिया होगा, कलर चेंज से आपको पता लगाना होगा आंसर क्या है, या आपको ये हिंट दे दी जाएगी जो एलिमेंट x है वो आपके बिल्डिंग्स या ब्रिजेस बनाने में यूज होता है, और जो कंपाउंड y है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो यूज होता है इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो जो x है वो Fe हो गया, और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है वो कॉपर हो गया। अब उसी का एक सोल्यूशन है CuSO4। आया समझ में? तो Fe प्लस CuSO4, ऐसे हिंट्स दी होती हैं क्वेश्चंस में, और मैं ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? KNO3 KN लो भैया, ले लो, ये लो। हाँ, और रिपीट कर लो मुझे, हर सेंटेंस रिपीट किया करो फिर मेरा। अभी क्लियर है? दो और बना दिए, कहो पूरा बोर्ड भर दूं इससे? आया समझ में? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? पक्का? क्या टाइम हो गया है? अरे ठीक है, क्लास भी तो लेट शुरू हुई थी मेरी। अब कहो इससे हमारी गलती है? किसी की भी नहीं है। हाँ, लास्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले सुन लें। तेरे को लिखने की बड़ी जल्दी है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये जो केमिकल रिएक्शंस हम बोल तो रहे हैं, ठीक है, इसे ऐसे प्रेजेंट करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मैं कहूं, अभी इस पे आते हैं हम। मैंने कहा कार्बन की हम बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना टाइम लगाना लिखने में, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? क्या इक्वेशन है ये? वर्ड इक्वेशन। इसी वर्ड इक्वेशन को जब हम सिंबल्स एंड फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? मुझे पता है जाने का टाइम हो गया है, बस लास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आज ही बोल रहा हूं, अगली बार से नहीं कहूंगा। अगली बार से कहूंगा आधा घंटा और रुको। इसको देखो, अंदर ही अंदर कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये, इनको तरस नहीं आ रहा है हम पे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कल ही कहा था ना, आई एम ए स्टोन हार्टेड पर्सन। हाँ, नहीं नहीं, मुझे तरस आ रहा है तुम्हारी शक्ल देख के। पैर भी दबाने लग गया, देखो बैठे बैठे ही दर्द होने लग गया ये इन्हें। ओके, हाँ, नहीं मुझे पता है, 5 घंटे से इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया, 5 घंटे तो क्लासेस ही हैं तुम लोगों की। इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब इसको मैंने लिख दिया सिंबल्स के फॉर्म में और फॉर्मूले के फॉर्म में, तो ये क्या हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? ठीक है, इतना लिखो फटाफट से, लिख लो। रजिस्टर्स बंद करने की आदत पहले है। केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स टूटे, नए बॉन्ड्स बने, ठीक है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ और रिएक्शन हो गया। लिख लिया? आप लिख रहे हैं? हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर बनाइएगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा, मुझे केमिस्ट्री का तो अलग चाहिए। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई वांट टू सी द नोट्स। मैं नेक्स्ट वीक सबके नोट्स देखूंगा इन 2 दिनों के।
पहले पहले ही आ जाऊंगा, ब्रेक नहीं दूंगा। धीरे धीरे मेरे बारे में पता चलेगा। डन। किसी भी केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं। जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो मिक्स हो रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। रिएक्टेंट्स के बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो लगाते हैं। अगर कभी भी मैं आपसे कहूं, इधर ध्यान दीजिए, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स CO2, गिव्स का मतलब ये एरो है। आया समझ में? बच्चे क्या करते हैं? इट गिव्स लिखने लगते हैं, मत करना ये, ठीक है? इट गिव्स का मतलब ये एरो है। क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? जाने नहीं दूंगा मैं। तो ये यहीं बैठेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल, बाय।